व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। सरगर्मियों को लेकर बात करेंगे। 2024 के चुनावों को लेकर आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने आज कांग्रेस को छोड़कर सारी पार्टियों को घेर दिया है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले जो है वो एक एक करके पार्टियों पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से किस तरह से बड़े निशाने जो है वो साधे गए। उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 की 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जीत जाएगी। और सीधा निशाना यहां पर आप देखिए पीडीपी, डीपीएपी, पीपल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर लगा दिया गया है। और इस वक्त आपको बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें उन्होंने सामने रखी, जिसमें पीडीपी को सीट देने वाली बात को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि कांग्रेस कौन होती है पीडीपी को सीट देने वाली, और कांग्रेस अपने कोटे से अगर सीट देना चाहती है तो दे सकती है। तो पीएजीडी चुनावी राजनीति के बारे में नहीं बल्कि लक्ष्यों के बारे में बनाया गया था। इंडिया ब्लॉक और पीएजीडी के विचार के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है, इस तरह से बड़ी बातें कही गई। और सहयोगी यहाँ जम्मू उधमपुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि कांग्रेस को लेकर वो बात कर रहे थे। एनडीए ही नहीं, यहाँ सीएम, डिप्टी सीएम भी पूरी तरह से दिल्ली भाग रहे हैं। कई लोगों पर निशाना भी साधा गया, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव यहाँ पर क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कई तरह के निशाने साधते नजर आए। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आप देखिए, अगर मेरे खिलाफ आना है तो आ जाइए, क्योंकि मैंने भी कभी इलेक्शन को पूरी तरह से लाइटली नहीं लिया है। यानी आप देखिए, क्योंकि किस तरह से पीडीपी पार्टी, डीपीएपी और साथ ही पीपल कॉन्फ्रेंस पर सीधा सीधा वार। गुलाम नबी आजाद के लिए कह दिया गया कि सुनना चाहेंगे कि बीजेपी के खिलाफ क्या बोलते हैं। और उसके साथ यहाँ पीपल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है सजाद लोन, हाल ही में उनका एक बयान सामने आया था, उस पर भी कहीं ना कहीं वो वार करते नजर आए हैं। लेकिन उस बीच में बीजेपी पर भी निशाना पूरी तरह से साध दिया गया है कि अगर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो फिर यहाँ पर विधानसभा के जो चुनाव हैं वो क्यों नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। डीपीएपी से फॉर्मर एमएलसी हैं हमारे साथ अशोक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और निजाम सदीक हमारे साथ पीडीपी पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी अभिजीत, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो बीजेपी के लिए भी कही गई कि अगर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहे? और अगर हालात सही हैं, पत्थरबाजी कम हुई है, अलगाववाद कम नहीं हुआ, इस तरह से बात कही। देखिए, मैंने पहले भी इसमें बड़ी बार यही कहा हुआ कि जो चुनाव है वो तो होना तय ही है। और चुनावों की जहाँ तक बात आती है, आज जिस तरह से उमर साहब बात कर रहे हैं कि मैं किसी भी चुनाव को नॉन सीरियसली लेता हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो पंच सरपंच के चुनाव हुए थे उनको क्या आपने नॉन सीरियस लिया था? किसी क्राइटेरिया में नहीं रखा, नीदर सीरियस नॉन सीरियस, तभी तो आपने बॉयकॉट किया था उससे। या शायद आपकी पार्टी इस आइडियोलॉजी में बिलीव करती होगी कि कभी भी कोई गांव से, कोई पसमानदा, कोई कहीं से उठकर कहीं गुपकार के गलियारों में ना आ जाए। हमें जब आपने ये अलायंस बनाया था अपना पहले भी आपने जब पीएजीडी अलायंस बनाया, तो अभी आपने इंडिया ब्लॉक जब बनाया, तो हमें पता था कि इसके अंदर ऐसा ही होने वाला है। आज उमर साहब अकेले, उनके साथ सिर्फ कांग्रेस रह गई है। अब ये भी कितनी देर तक एक दूसरे के साथ चलते हैं वो देखने का विषय रहेगा। अशोक जी, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द चाहेंगे वो कि यहाँ आजाद जी हैं वो बीजेपी के खिलाफ बोले। जब यहाँ जमीनों से, दुकानों और घरों से बेदखल करने का हुक्म सादर हुआ था बीजेपी की तरफ से, और उस वक़्त उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी पार्टी अगर सड़कों पे आ जाती तो हम सोचते वाकया ही ये लोगों के हमदर्द हैं। लेकिन उस वक़्त सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में डीपीएपी ही सामने आई, और हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर ज़िला में प्रदर्शन हुआ। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद भी जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले। जब वहाँ रसाई नहीं हो पाई तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलके आज रुकवाया। वो भी ऑर्डर अभी तक वापस नहीं हुआ। लेकिन एक लफ्ज नहीं निकला नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी नेता के जुबान से कि अब गरीब मारा जा रहा है, जो 40 साल, 50 साल, 100 साल लोगों को हुए हैं, कि वो निजाम आवाज आ रही है, जमीन पे, दुकान पे और अपने घर में वो बस रहे थे लोग, उनको निकाला जा रहा था। निजाम आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पीडीपी पार्टी को लगातार घेरने की कोशिश की गई आज उमर अब्दुल्ला की तरफ से, किस तरह से पीडीपी पार्टी देख रही है?
पार्टी की जो डिसीजन है उनका अपना हक है, हम उसमें ज्यादा कुछ कह तो नहीं सकते हैं, बट एक कोशिश महबूब जी की तरफ से की थी सारे जो है पॉलिटिकल वॉइस जो है जम्मू कश्मीर की, वो एक यूनिज्म में एक बात करे और जो भी हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट हम सारे पेश करें। पर ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ क्या नाम है, कोई अब उसमें रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, बट हमारी तरफ से ये लोगों को ये आश्वासन भी है और उनको ये पूरा वादा भी है कि हम जो अलम हमने जो सियासत हमने अगस्त 5 2019 को स्टार्ट की थी उसको वो परचम जो है वो लहराएंगे, उससे हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला लोगों की जो दिलों की आवाज है उसको हम पार्लियामेंट हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में लेके जाएंगे। मुजफ्फर जी, उसमें कोई तीनों compromise पार्टियों को आपने सुन लिया। आशा जी, पहली बात तो यह है कि उमर साहब ने किसी भी पार्टी को ना तो घेरा है और ना ही किसी के खिलाफ कुछ कहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि पीडीपी के साथ हमारा अलायंस अभी भी नहीं टूटा है। ये किसने कहा कि अलायंस टूट गया? सीट शेयरिंग में हमने जब ये कहा कि हम भाई यहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं तमाम पार्टीज को, जाहिर सी बात है हमारे पास टोटल लद्दाख की डालकर 6 सीटें हैं, तो 6 सीटों में हम कितना एक दूसरे को अकोमोडेट कर सकते हैं वो मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा अलायंस टूट गया है। दूसरी बात ये है कि गुपकार अलायंस का इलेक्शन के साथ कुछ लेना देना है नहीं, और इसको जो आपके मीडिया में या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको ये प्रोजेक्ट कर रही हैं कि नहीं जी गुपकार अलायंस टूट गया है। गुपकार अलायंस कोई इलेक्शन के लिए कभी बना ही नहीं था, वो इलेक्शन के बाद भी कायम रहेगा और इलेक्शन के दौरान भी कायम रहेगा, चाहे हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, लेकिन उस मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लाइक माइंडेड जो पार्टीज हैं, लेकिन 6 की 6 सीटें जीतने का भी ऐलान हो गया मुजफ्फर जी आज तो। जी 6 की 6 सीटें जीतने का ऐलान हो गया है आज। उन्होंने इस रिएक्शन में कहा, उन्होंने कहा बीजेपी वाले कहते हैं कि 6 की 6 सीटें, उन्होंने कहा मैं भी कहता हूँ 6 की 6 सीटें मैं जीतूंगा। अब वो हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, जब बीजेपी ये कह सकती है कि हम हिंदुस्तान में 400 सीटें क्रॉस करेंगे, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये हक नहीं है? वो नहीं ये कह सकते हैं कि हम 6 सीटें लेंगे। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। देखिए आज मुजफ्फर साहब जिस हिसाब से मैं जिस हिसाब से उमर साहब को पिछले चंद दिनों से सुन रहा हूं, तो बाकी बेचारे पार्टी वालों को मुझे भी दुख होता है। वो कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो वो हिसाब हो गया कि अभी उमर साहब ने पिछले दिनों जब पीडीपी को तीसरे नंबर की और रेटिंग में 3rd कह दिया उनको, तो मैं समझ गया कि आप लोगों का एक दूसरे पे कितना भरोसा है। अब आपका कॉमन एजेंडा तो कोई है नहीं है, मैं भी समझता हूं और लोग भी समझते हैं कि आपके पास अब कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप लोगों के बीच में लेकर जा सके। यूपी में क्या हालत हो गई आपकी, बिहार में क्या हो गई? चलें जनाब, अभी आप आगे देखिए। हम तो 400 पार की बात कर रहे हैं, आपकी तो ये 6 आपसे 6 नहीं मैनेज हो पा रहे, हम तो 400 पार की बात कर रहे हैं। यही फर्क है हमारे। 400 पार जब लोग है ना, मैंने कहा दावा करने में क्या है अशोक जी? दावा करने में जनाब जिस दिन आप 6 लेंगे इकट्ठी ना, उस दिन मैं सियासत छोड़ दूंगा। कोई भी पार्टी कर सकती है, जिस दिन आप 6 लेंगे मैं छोड़ दूंगा सियासत। 2019 में जब जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ के यूटी बनाया गया, हमारे लैंड और जॉब के राइट्स को छीना गया, तब कितने एमपी थे, कौन किस किस पार्टी के थे, वो हम सब जानते हैं। और वहाँ जिस अवाम में ये फैसला होना था, वहाँ क्यों जुबान बंद थी सबकी और मुंह सिल गए थे? आज जुबान लंबी इसलिए हो रही है, शायद वोट का टाइम आया है और वोट पॉलिटिक्स के लिए वो करना चाहते हैं। उस वक्त मात्र एक ही शख्स श्री गुलाम नबी आज़ाद जो है वो उठ के खड़ा हुआ और उसने इस हद तक कहना पड़ा उसको, उन्होंने ये कहा कि आपने तो जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आज वो लोग जो मुंह सिल के बैठे थे, वो अगर लंबी बात करें तो ये जायज नहीं होगा। ठीक है अशोक जी। सदीक शर्मा साहब मैं एक जवाब दे दूं। उस दिन फारूक साहब गिरफ्तार थे, हाउस अरेस्ट थे, और 1 साल के बाद उनको पीएस से जो था वो हटाया गया, 1 साल के बाद रिहा किया गया, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब पार्लियामेंट में मौजूद थे। उन्होंने बोला उनका फर्ज बनता था, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे,
और उसको आप ये कहें कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा आपके एहसान दो किया, दो क्योंकि दो उससे एमपी तो affected वहां वो भी मौजूद थे। लेकिन देखिए ना, दो सवाल एमपीज ठीक है मुजफ्फर जी, एमपीज को वहां मौका नहीं दिया क्या बोलने का, क्योंकि आप अपोजिशन के लीडर थे उस वक्त, आप कांग्रेस की सदीक तरफ से निजाम अपोजिशन आवाज आ के रही है? लीडर थे, आपको मौका दिया क्या? बेल में गए, बेल में जाने से किसने रोका उनको? भाई उनको तो जाने नहीं दिया, बेल में जाने श्रीनगर से भी जाने दिया बेल में उनको। नहीं जाने दिया। चलो, दो ऐसा MPs कोई को जब क्लिपिंग पहली अब बार सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो तो श्रीनगर में सवाल बंद ठीक थे। है मुजफ्फर जी, हो गया। चुनाव से पहले पहाड़ी आरक्षण की भी अधिसूचना जारी हो। अभिजीत जी ये ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी पार्टी के लिए ही बात हो रही है। पीडीपी की कोई सीट नहीं यहाँ पर देने वाले हैं क्योंकि जीतने की संभावना नहीं है। सदीक निजाम ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि सदीक जवाब दीजिए जरा। किस चीज का सवाल क्या है? जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीडीपी को इसलिए कोई सीट नहीं दी जा रही है क्योंकि संभावना ही नहीं है, और अगर यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ वो हमारा साथ देती है तो फिर असेंबली चुनावों में सोचेंगे। देखिए, ये तो आप बहुत नीची सतह की सियासत हुई किसी पे कमेंट करना। अगर कमेंट करने पे बात आए तो फारूक साहब इनकी जो कायद है वो खुद पार्लियामेंट सीट हार गए थे। देखिए, हम यहाँ पे रसाकशी करने की सियासत जो है वो उसमें भरोसा नहीं करते। बोलने को तो हम बहुत भी कुछ बोल सकते हैं, और बट वो बात सही नहीं जमती है। देखिए, सियासत लेकिन में एक और बड़ी बात और आप दिलचस्प बात उन्होंने कही है कि अगर मेरे साथ चुनाव लड़ने के लिए खड़े रहेंगे तो फिर मैं बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेता हूं चुनावों को। किसने कहा ये? उमर अब्दुल्ला ने। देखिए, वो अब उनका अपना स्टेटमेंट है, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा वो ठीक है, तो करेंगे इस पर बात करेंगे। मैं तो रुकेंगे बात- छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। ये था, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बात करते नजर आए, लेकिन ज्यादातर निशाना जो है वो लोकसभा चुनावों पर ही साधते नजर आए कि अगर विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, लोकसभा हो रहे हैं, तो लोकसभा हो रहे हैं तो विधानसभा क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कई तरह के सवाल थे। अभिजीत जी जवाब दीजिए जरा। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कम से कम अभी क्या है कि पता नहीं क्यों उनको ये लगता है कि पब्लिक जो है उसकी कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी है, पब्लिक सब कुछ भूल जाएगी। लोगों ने आपसे वो एसटी की जो अभी 9 रिजर्व हुई हैं उसका भी आपसे हिसाब किताब लेना है। लोगों ने आपसे वो 1996 का जीएडी का 1164 नंबर ऑर्डर जो स्टेट ऑटोनॉमिक कमेटी आप लोगों ने बनाई थी, जिसमें हेड कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता कर रहे थे, उसका भी जिसमें आपने सिफारिश की थी कि एससी और एसटी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, ये सब हिसाब किताब लोग आपसे लेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग किस तरह की सत्ता की तरफ, किस तरह की आप राजनीति आज कर रहे हैं। देखिए, लोग अब जम्मू कश्मीर के वो टाइम चला गया 2019 के पहले का टाइम। आज लोगों को पता लग गया हुआ 3-4 साल में जिस हिसाब से यहाँ पर निजाम बदला और जिस हिसाब से यहाँ पर तरक्की हुई है, हर हकदार को हक मिला है, वो लोग आपसे पूछेंगे आप क्यों नहीं कर पाए। आप अभी भी उसी 370 की लकीर पे बैठे रहेंगे तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, मुश्किल हो जाएगी। मैं तो चाहता हूं एक अच्छी अपोजिशन बने, लेकिन आपके किए हुए किसी भी कारनामे से मुझे नजर नहीं आता कि लोगों में कोई आप अपनी बात कर पाएंगे। मैं एक पुरानी बात पब्लिक करना चाहूँगा कि जब जनाब मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब बीमार थे और फारूक साहब वापस हिंदुस्तान आए थे और उनकी दस्तारबंदी हुई थी, उस वक्त तो टीवी का ज़्यादा नहीं था प्रचलन, रेडियो में उनका बयान था और उन्होंने कहा, वालिद मैं आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जो दिल्ली में शासन होगा उसके साथ जाऊँगा। और वही प्रक्रिया उन्होंने लगातार चलाई है और उमर अब्दुल्ला साहब भी उसी प्रक्रिया के तहत सेंटर में बीजेपी के साथ विदेश मंत्री रहे हैं। आज उनका ये कहना किस हद तक सही होगा, ये जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को जाने। ठीक है, सदीक हाँ जी, ऐसा जवाब दीजिए। सॉरी, मैं बीच में लाइन कट गई थी, मैं डिबेट को फॉलो नहीं कर पाया पूरा। वो कह रहे हैं, अशोक जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सब समझते हैं कि दिल्ली के अंदर अगर केंद्र सरकार है तो उसी तरीके से वो चलते हैं, उसी तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, और ये आज से नहीं है, काफी साल पुराना है। मैं पर्सनल बट फेस्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारा सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर एक कोशिश जो 2003 जो वाजपेयी जी के बाद हुई थी, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे सुधारे जाए, जम्मू कश्मीर में कैसे बेहतरी लाए। यहाँ बेरोजगारी का मसला है,
यहाँ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, यहाँ बाकी पॉलिटिकल इश्यूज है, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो एक कलेक्टिव हमने एक जो पहल की थी उस पर मुझे लगता है कि अगर ज्यादा बात हो वो मीनिंगफुल रहेगा। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ परसों आए तो उन्होंने भी कुछ हिंट्स दी कि कुछ इश्यूज हैं जो इम्पेंडिंग है काफी टाइम से, जिन पे काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ज्यादा जो है डिस्कशन अगर फोकस उन चीजों पे रहे rather than हम एक दूसरे की जो है कीचड़ उछालते। जवाब दीजिए मुजफ्फर जी। आशा जी, जहां तक सवाल है कि दिल्ली की सरकार जब भी आएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी रियासत जो है, चाहे वो यूटी हो या रियासत हो, वो डिपेंडेंट रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्योंकि फंड्स वहां से आने हैं। और जाहिर सी बात है हम तो पहले कहते थे कि इट इज अ क्वाज़ी फेडरल, पर लेकिन आज की डेट में तो यूनिटरी सिस्टम है। तमाम जितनी भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी हैं। इवन जिन रियासतों में नॉन बीजेपी सरकार है तो उनको फंड्स चोकिंग की हुई है कि उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। बाकी ये लोग सब जानते हैं कि भाई कौन इस वक्त सेंटर के साथ मिला हुआ है, कौन नहीं मिला हुआ है, लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे कौन मिला हुआ है मुजफ्फर? होशियार हैं। मुझे ये पता नहीं कौन मिला है, लेकिन लोगों को सब पता होता है। हिंट तो दे सकते हैं ना मुजफ्फर जी कि कौन मिल चुका है। जनता को भी यहाँ समझ तो आ रही है बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सब पिक्चर क्लियर हो रही है धीरे धीरे लोगों के बीच में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो आदमी रोज बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ होगा, ये कैसे हो सकता है? यानी कि आज उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयानबाजी की है तो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, कुछ ऐसा? क्योंकि सबसे ज्यादा तो बीजेपी के खिलाफ ही बोला है आज। हाँ तो वो अभी तो आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा खिलाफ बोलता है वो उसी के साथ, वो सेंटर के साथ मिलकर चलते हैं, तो हम कैसे मिल गए? नहीं मुजफ्फर जी, अब तो आप हास्यास्पद इस पूरी डिबेट को बना रहे हैं, पर आप ही ने खुद ही से कह दिया कि जो सबसे खिलाफ बोलता है वही जा रहा होता है। मैंने ये नहीं बोला, इस पर कुछ कहिए। मैंने ये नहीं बोला। और एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद भी कुछ कह दें? नहीं, हम तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पूरी तरह से पिच को समझ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर है क्या, चल क्या रहा है? क्योंकि पिछले दिनों पीपल कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन बयानबाजी करते हैं, उसके बाद गुलाम नबी आजाद भी मैदान पर उतर जाते हैं। अशोक जी देखिए, वो लोग जब जमहूरियत की बात करते हैं या 4-6 सीट लेने की बात करते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब सबसे पहली सरकार इलेक्शन के बाद बनी और जो इलेक्शन हुआ उस वक्त 75 सीट होती थी यहाँ टोटल, एक बढ़ के 76 हुई। 76 सीट में एक सीट पे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी लड़े, जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट थे, वरना सबकी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गई। और उस वक्त फिर 75 की 75 सीटें एक पार्टी के पल्लू में पड़ी। वो एक्सपेक्ट करें और ये कहें कि हम जमहूरियत के तकाजे से जीतने वाले हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है सदीक। देखिए, मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में कभी एरोगेंस नहीं चलती। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अभी शर्मा साहब कह रहे थे, अब ये तो आगे फिर वही बात हुई, शायद पॉलिटिकल हम स्लग फेस्ट में लग जाएंगे। बट 2014 के जो इलेक्शन, देखिए अगर कोई बेसिस बात करते हैं, सबसे पहले कोई बुनियाद तो हो बात करें। एक सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की, इट वाज रिड्यूस्ड टू अ मेजरली नंबर ऑफ 12 और 14। तो देखिए, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं किसने हारा किसने जीता। मैंने आपको बार बार ये अभिजीत आखिरी सवाल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो नहीं खेली जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? क्योंकि मुजफ्फर जी भी कह रहे हैं कि जो सबसे खिलाफ बोल रहे हैं वो जा रहे हैं साथ में बीजेपी के। देखिए, उनको क्या डिवाइड करना, जो आगे ही डिवाइडेड है आपस में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट बैंक को बटोर लो और पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद अपनी जीत सुनिश्चित कर लो, कुछ ऐसा? सबसे पहली बात यह थी कि जब इन सब ने उन गुपकार के गलियारों में कस्में खाई, जो इकट्ठे चुनाव लड़े थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो इन्हें अच्छा भला पता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये रोक नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका भी धन्यवाद और सदीक आपका भी धन्यवाद, मुजफ्फर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल देखना ये होगा कि वाकई में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो नहीं चल रही, क्योंकि मुजफ्फर जी तो साफ कह रहे हैं कि जो सबसे खिलाफ बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की प्रवक्ता का बयान है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।